तो स्वागत है आपका हमारे चैनल योगा एजुकेशन इंडिया में। विद्यार्थियों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको आयुर्वेद में से त्रिदोषों को बताने वाली हूँ। मैंने यहाँ पर मुख्य पॉइंटों को ही रखा है, ध्यान से समझना। यह पार्ट नंबर 2 है वीडियो आयुर्वेद में, और इससे पहले वाले में मैंने डिफिनेशन आदि यानी बेसिक चीज़ों को बता रखा है। तो अगर पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो पिछला वीडियो ज़रूर देखिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। और जैसा कि मैं बता दूं कि मिनट के सिलेबस के अनुसार वीडियो बना रही हूं, लेकिन अगर आप योग में BA MA डिप्लोमा आदि कुछ भी कर रहे हैं तो उन सभी में यह वीडियो काम आने वाला है। तो ध्यान से समझना। त्रिदोष कौन है? वात, पित्त, कफ। विद्यार्थियों, सभी क्रियाओं का संचालन, शरीर का पोषण आदि ये सभी भागों में विद्यमान होते हैं। कौन? ये त्रिदोष। लेकिन इसमें आगे बढ़ने से पहले इसको समझ लेते हैं कि हमारे शरीर का निर्माण दोष, ध्यान देना, दोष, धातु और मल, ये 3 हो गए। दोष, धातु और मल, इन तत्वों के मेल से हुआ है। इन सभी का मेल है इसमें। अब इसको जो है मंत्र के रूप में भी समझ सकते हैं। दोष धातु मल मूल ही शरीरम। दोष धातु मल मूलम ही शरीरम, इसको आप नोट कर सकते हैं। यानी दोष ही शरीर की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश का कारण है, अथवा शरीर के स्तंभ भी ये माने जाते हैं। यह भी पॉइंट नोट कर लेना, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। अब आगे हम समझते हैं त्रिदोषों को, जो मैंने पहले ही एक लाइन आपको समझा दिया है कि यानी कि सभी क्रियाओं का संचालन या संचालन भी करता है। सभी क्रियाओं का संचालन इसके द्वारा होता है। शरीर का पोषण आदि होता है और सभी भागों में विद्यमान है, लेकिन प्रधानता किस में ज़्यादा है वो ध्यान रखना। तो चलिए समझते हैं, पॉइंटों की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान देना, विशेष रूप से जहाँ पर विद्यमान है, इसी तरह क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वात, पित्त, कफ। वात का स्थान है नाभि के नीचे वाले भागों में। नाभि से जो नाभ क्षेत्र है उसके नीचे वाले भागों में वात का स्थान है। लेकिन इस पॉइंट को ध्यान रखना है, सभी क्रियाओं का संचालन, शरीर का पोषण आदि सभी भागों में विद्यमान है, लेकिन विशेष रूप से वात को वायु भी आप कह सकते हैं, नाभि के नीचे वाले भाग में, और पित्त नाभि और हृदय के बीच में। पित्त का स्थान कहाँ पर है? नाभि और हृदय के मध्य में। कफ का स्थान हृदय से ऊपर वाले भाग, यानी हृदय से ऊपर वाले भाग, गलासर आदि। अगर इन सभी को आप अपनी बॉडी में महसूस करेंगे तब भी आपके समझ में आ जाएगा। चलिए आगे समझते हैं। आयु के अंत में यानी वृद्धावस्था यानी बुढ़ापा में, ध्यान देना, वात का प्रकोप ज़्यादा होता है। आपने देखा होगा जो कुछ एज हो जाती है उनके शरीर में दर्द होना शुरू हो जाता है। सबसे ज़्यादा तो उनके पैरों में दर्द होता है, और भी कई रीजन होते हैं दर्द के, लेकिन मेन ये आप समझ सकते हैं कि वात के कारण ही दर्द होते हैं। वात अगर दूषित हो गए तब भी दर्द होता है। जैसा कि घुटनों आदि, जोड़ों आदि में दर्द होता है तो सब वात के कारण। यानी कहीं भी अगर आपको दर्द हुआ तो समझ लेना वात डिसबैलेंस है, कहीं भी वात जमा हो गया है, तभी दर्द हो रहा है। अब आगे समझते हैं, और इसको आप साम कह सकते हैं। युवावस्था में पित्त का प्रभाव ज़्यादा होता है, यानी प्रकोप ज़्यादा होता है या प्रभाव ज़्यादा होता है, आप इसको प्रभाव ही समझें, क्योंकि पित्त अब युवा व्यक्ति किस प्रकार से होता है? युवा होता है, उसको कार्य अधिक करने होते हैं। पित्त से ही जो है रक्त का निर्माण होता है आदि, यानी प्लाज्मा भी समझ सकते हैं इसको। लेकिन ये ध्यान रखना कि इस और पित्त का जो प्रभाव ज़्यादा होने के कारण वह स्वस्थ भी होता है, लेकिन बैलेंस में होना चाहिए, ये ध्यान रखना। पित्त जो है प्रभाव ज़्यादा तो होता है लेकिन बैलेंस में होना चाहिए। और बाल्यावस्था में आप ध्यान दें, छोटे बच्चों को कफ की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है कि नहीं होती है? आप जब मैं ये समझा रही हूँ तो आप ध्यान देना, तो आपके एकदम क्लियर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा।
आप कभी भूलेंगे नहीं। इसीलिए मैंने इन पॉइंटों को रखा है ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। कफ का प्रकोप ज़्यादा रहता है, यानी प्रभाव अधिक मात्रा में रहता है। उनको बहुत जल्दी सर्दी आदि वगैरह लग नहीं जाती है छोटे बच्चों को। तो आप इसको बाल्यावस्था में, यानी इसको एक भाग में भी इसको रख सकते हैं, इस तरह भी रख सकते हैं, यानी सुबह, दोपहर, शाम। वायु हो गया शाम, युवावस्था हो गया जो है पित्त हो गया दोपहर, कफ हो गया सुबह। इस तरह भी आप समझ रहे हैं। आशा करती हूँ आप अच्छे से समझ रहे होंगे। बहुत आसान तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। अब यहाँ एक पॉइंट देख लें विद्यार्थियों कि भोजन के रस में बदलने के बाद जो आप भोजन लेते हैं, जब वह पच जाता है तो जब वेस्ट मटेरियल होता है वो बाहर निकल जाता है मल आदि के रूप में, और जो उसका रस तैयार होता है, जैसा आप भोजन लेते हैं वैसे ही तो आपकी बॉडी में रस तैयार होगा। तो वही रस में बदलने के बाद मांस, मज्जा, रक्त, वीर्य, मल, मूत्र आदि बनते हैं। विद्यार्थियों इन सब के विषय में पिछले जो है फर्स्ट नंबर वाले वीडियो में समझा रखा है, आप देख सकते हैं उसमें। अब चलिए बचाव को समझते हैं। जो वात पित्त कफ है तो इसमें कुछ यानी बचाव भी अपनाना चाहिए, तभी तो हम स्वस्थ रह सकेंगे। तो वात प्रकृति के व्यक्ति को किस चीज़ों से बचना है सामान्य सी लैंग्वेज में? तो जो वात प्रकृति के व्यक्ति होते हैं उनको सूखे वातावरण तथा ठंडे स्थानों से बचना है, और पित्त प्रकृति के व्यक्तियों को गर्म तासीर वस्तुओं से बचना है। कफ प्रकृति के व्यक्तियों को भारी और चिकनाई युक्त वस्तुओं से बचना है, नहीं वो अस्वस्थ हो जाएंगे। और ये जो है जो मनुष्य होते हैं, मनुष्यों में प्रकृतियाँ चेंज रहती हैं। कोई वात प्रकृति में जो है ज़्यादा होता है, कोई पित्त प्रकृति में अधिक होता है, कोई कफ प्रकृति में अधिक होता है। अब आगे समझते हैं इसके गुण। वात के गुण क्या हैं, पित्त के गुण क्या हैं, कफ के गुण क्या हैं, और इसके कोष्ठ क्या है? क्रूर। पित्त का कोष्ठ है मृदु और कफ का कोष्ठ है मध्यम। तो देखना, वात जो है वायु, यानी इसको वायु भी कहते हैं। वायु रुक्ष, लघु, शीत, खर, सूक्ष्म और हमेशा चलायमान गुण वाली होती है, और इससे शरीर में रुक्षता यानी रूखापन आता है। इसके क्या गुण हैं? रुक्ष, लघु, शीत, खर, सूक्ष्म और हमेशा चलायमान। ये हो गए वात जो है यानी वात के गुण। और पित्त के ईषत, स्निग्ध, तीक्ष्ण, उष्ण, लघु, विस्त्र और सर चढ़ने वाला, द्रव यानी पतला। विद्यार्थियों अब कफ को समझते हैं। स्निग्ध, शीतल, गुरुमंद, सुलक्षण यानी खारापन के साथ, मृतसन और स्थिर रहने वाला, ये हो गए। अब ये जो शब्द हैं इनके विषय में थोड़ा सा समझा दूँ। देखो, रुक्ष मीन्स होता है सूखी, रुक्ष मीन्स सूखी, सूखी। और लघु, लघु तो आप जानते ही हैं, शीत यानी ठंडी। और खर, सूक्ष्म यानी ये सूक्ष्म यानी अब वायु है तो आप समझ सकते हैं सूक्ष्म ही तो है, छोटी छोटी जगहों में भी ये पहुंच सकता है। और इसका जो है ये हमेशा चलायमान है, यह जो है यानी गति वाली है, जब वायु है तो गति वाली है। इस तरह समझना, आसान सी लैंग्वेज में समझना।
और रुक्षता यानी रूखापन। और विद्यार्थियों जैसे कि इसमें ईषत स्निग्ध, स्निग्ध मतलब चिकनाहट, और तीक्ष्ण, उष्ण, उष्ण का बता दूं, उष्ण मतलब गर्म, लघु और विस्त्र। और विस्त्र का मतलब विद्यार्थियों ये होता है कि जो है जलने से पूर्व, यह जलने से पूर्व मृत शरीर की तरह गंध वाला, मृत शरीर की गंध वाला। आपने कभी महसूस किया होगा जो मृत शरीर होती है वैसी गंध वाला होता है ये। और ये जो है सर चलने वाला, द्रव, पतला। तो ये हो गए वात पित्त के गुण और कफ के गुण। फिर स्निग्ध वही चिकनाई युक्त, शीतल, गुरुमंद। गुरुमंद का मतलब होता है विद्यार्थियों अल्प या कम चलने वाला, अल्प या कम चलने वाला। और संलक्षण, संलक्षण ये बता ही दिया मैंने, लिख ही दिया पहले ही, खारापन के साथ चिकना संलक्षण। ध्यान देना ये इन शब्दों पर जरूर ध्यान देना, क्योंकि यही शब्द ध्यान नहीं रहते हैं तब गलतियां हो जाती हैं क्वेश्चन में। संलक्षण मतलब खारापन के साथ यह रहता है। और मृतसन, इसकी गंध किस तरह, मिट्टी की तरह गंध वाला होता है कफ, और स्थिर रहता है, ये है कफ। तो आपने ये इसके गुण समझ लिए होंगे विद्यार्थियों। ये मुख्य गुण हमने लिख रखा है, वैसे तो अलग अलग भाषियों ने न जाने कितने गुण बताए, लेकिन मुख्य गुण यही हैं। तो रुक्ष, लघु, वात का रुक्ष, लघु, शीत, खर, सूक्ष्म, हमें और गतिमान। और पित्त ईषत, स्निग्ध, तीक्ष्ण, उष्ण, लघु, विस्त्र, सर, द्रव। और कफ स्निग्ध, शीतल, गुरुमंद, संलक्षण, मृतसन और स्थिर। ये हो गए इसके गुण। अब विद्यार्थियों वात जो है इसका निर्माण, दो जो इनका इन सभी का निर्माण आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी यानी पंचभूतों यानी पंच तत्वों से ही होती हैं ना। तो देखना जो क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, देखना इस तरह ये वात का निर्माण किस प्रकार से, यानी कौन से भूतों का मिक्स करके निर्माण हुआ है। तो वात आकाश, वायु, ध्यान देना आकाश प्लस वायु की प्रधानता है इसमें, यानी वात का निर्माण तब हुआ है। और पित्त अग्नि जल की प्रधानता है, यानी पित्त में जो है का निर्माण अग्नि जल के द्वारा हुआ है, इसीलिए तो इसको अग्नि कहा गया है। और कफ का निर्माण जल प्लस पृथ्वी से, ध्यान देना वात का निर्माण आकाश, वायु, पित्त का निर्माण अग्नि जल, और कफ का निर्माण जल प्लस पृथ्वी। इस प्रकार ये पॉइंट नोट कर सकते हैं आप कि इस प्रकार से पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के गुण इसमें आते हैं। अगर अग्नेय के विषय में पूछा गया तो ध्यान रखना कि पित्त के विषय में ही पूछा जाता है, यानी अग्नि और जल। और चलिए आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। 6 प्रकार के रस बताए गए हैं आयुर्वेद में, तो वे कौन से हैं देखना। और ये ध्यान देना शब्दों पर जरूर ध्यान देना, क्योंकि शब्द ही नहीं याद रहते हैं तभी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। ऐसा नहीं कि रस के विषय में किसी को पता नहीं, लेकिन शब्द उसमें जो लिखे रहते हैं वो नहीं समझ में आते हैं। ध्यान देना 6 प्रकार के रस, मधुर, अम्ल, लवण, तिक्त, उष्ण और कषाय। तो मधुर है, ध्यान देना जो मधुर, अम्ल, लवण, तिक्त, उष्ण, कषाय है। अब इसको आप सरल लैंग्वेज में कैसे याद करेंगे। मधुर मीठा, अम्ल खट्टा, लवण नमकीन है, तिक्त तीखा है, उष्ण कटु अथवा कड़वा है, और कषाय जो कषैला आपने स्वाद देखा होगा, कषैला। तो और सभी वस्तुओं
और द्रव में जो 6 रस का है, 6 रस का पंचभूतों से ही उत्पत्ति हुई है, ये भी ध्यान रखना। इन सभी वस्तुओं और द्रव में 6 रस का पंचभूतों से ही उत्पत्ति हुई है। शरीर में पंचभूत है नहीं, और इसके विषय में विस्तृत जानना चाहते हैं तो आपको ये तो समझ रहे हैं आप, जो है क्वेश्चन के हिसाब से आप इसको तैयार कर लेना। लेकिन ये पंचभूतों आज शरीर में किस प्रकार कहाँ से स्थित है क्या है, तो आप जो है हमारे वीडियो सिद्ध सिद्धांत पद्धति नामक के वीडियो देखना, उसमें गुरु गोरक्षनाथ जी ने विस्तृत वर्णन कर रखा है। यानी पहाड़, पर्वत, नक्षत्र सब कुछ शरीर में ही है और कहाँ कहाँ पर स्थित सारा विवरण उन्होंने दे रखा है। लेकिन यहाँ आयुर्वेद के अनुसार 6 रस को याद करना, और वात का निर्माण किस प्रकार से दो भूत, यानी जो पंचभूत हैं, 2 पंचभूतों में किस किस के मेल से निर्माण हुआ है। वात का आकाश वायु, पित्त का अग्नि जल, कफ का जल पृथ्वी। विद्यार्थियों, इसमें वात का निर्माण, 6 प्रकार के रस, गुण को समझ लिया, मनुष्यों को किस प्रकार से बचाव करने हैं, और ये किस प्रकार से आप इसको सुबह दोपहर शाम में रख सकते हैं, और ये इनका स्थान क्या है विशेष रूप से। तो आशा करते हैं आपने बहुत अच्छे समझ लिया होगा, और इसका भी और पार्ट बनेगा, मैं छोटा छोटा बना रही हूँ ताकि आपको बहुत आसानी से याद हो सके। तीसरे पार्ट में और भी इसमें जो है आपको समझना है अभी। तो बने रहिए हमारे चैनल पर, हमारे मतलब हम सब का चैनल, मैं एक माध्यम हूँ। और अगर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, खुद देखना, दूसरे बच्चों को ज़रूर शेयर करना। धन्यवाद विद्यार्थियों।